नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग देखेंगे अस्थमा की बीमारी में कुछ ऐसे विटामिन खा सकते हैं जो हमारे अस्थमा को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकता है। और इससे पहले हम लोग थोड़े से इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि अस्थमा क्या होता है। सबसे पहले देखें, ये आपका पूरा श्वास नली है और ये हमारे फेफड़े हैं जहाँ पे हमारे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो अस्थमा क्या होता है, सबसे पहली बात ये देख लेते हैं। अस्थमा एक प्रकार का बीमारी है जो आपके सांस की नली में होता है। आपकी ये जो श्वास की नली है इसमें अस्थमा की बीमारी होती है और आपके दोनों फेफड़ों में ये अस्थमा की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, आपकी जो श्वास की नली है वो सूज जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होता है। ये तो होता है अस्थमा की बीमारी। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम नॉर्मली हमारे बॉडी में सांस लेने की प्रक्रिया कैसे होती है और अस्थमा की बीमारी कैसे होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन हम सांस लेंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, आने के बाद हमारे दोनों फेफड़ों में सर्कुलेट होगा और उसके बाद हमारे दोनों फेफड़ों में ये सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो हमारे नॉर्मल सांस लेने की प्रक्रिया है। तो जैसे कि हमें हमारे शरीर को किसी चीज़ की एलर्जी है, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हो गया, धूल डस्ट से एलर्जी, फूल पौधों से एलर्जी, या किसी मेडिसिन से एलर्जी, या किसी भी ऐसे चीज़ से एलर्जी, या हमारे शरीर में गंदगी जम गई है, इन सब के कारण की वजह से क्या होता है कि जब हमारे शरीर में गंदगी जम जाती है तो हमारी जो सांस लेने की ये जो नली होती है जिसको ब्रोंकस बोलते हैं, ये सूज जाता है। सूज जाने के बाद में, इन्फ्लेम्ड हो जाने के बाद में ये सकरा हो जाता है। सकरा मतलब ये इसके रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जब इसके रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे तो जब हम सांस लेंगे तो सांस लेने के बाद यहाँ पे रास्ते कम होगा तो हमारे सांस की जो हमारी ऑक्सीजन है हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुँचेगी। फेफड़ों तक नहीं पहुँचेगी तो हमारा जो पूरा फेफड़ा है वो ज़्यादा मात्रा में सांस खींचने की कोशिश करेगा। तो ज़्यादा मात्रा में सांस खींचने की कोशिश करेगा तो आगे जाके हमको वो श्वास की बीमारी हो जाती है और हमको बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन लेने की आदी हो जाती है। ये होता है अस्थमा की बीमारी। तो अस्थमा में इस तरीके के पूरे लक्षण दिखते हैं और इस तरीके से अस्थमा में इन्फ्लेम्ड हो जाता है हमारा ब्रोंकस और हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब हम लोग देखेंगे अस्थमा कैसे होता है। तो अस्थमा ऐसा होता है कि जब हम सांस लेने के लिए करते हैं, अस्थमा वाला पेशेंट जैसे सांस ले रहा है तो उसका जो फेफड़ा है वो ज़्यादा ताकत लगाता है, ज़्यादा प्रेशर लगाता है कि ज़्यादा मात्रा में सांस वो खींच सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उनके जो श्वास नली जो होती है वो सूज जाती है। सूजन होने की वजह से वो सकरे हो जाते हैं। सकरे होने की वजह से उनमें श्वास का आना जाना नहीं हो पाता है, इसलिए अस्थमा का ये सबसे पहला कारण है। दूसरा है कि अस्थमा में बहुत ज़्यादा जो सीना है वो टाइट हो जाता है, हमारा जो चेस्ट होता है टाइट हो जाता है, जिससे हम लोग सांस लेने में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, तकलीफ होता है क्योंकि हमारा जो फेफड़ा है वो ज़्यादा ताकत लगाता है सांस लेने में। तीसरा है आपके पूरे फेफड़े में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पूरे सीने में प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, ऐसा फील होगा क्योंकि आपके फेफड़े ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं सांस लेने में और आपके जो फेफड़ों के जो मांसपेशियां हैं वो टाइट हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है आपको सीटी बज रही है, ऐसा साउंड सुनाई देगा, वीजिंग हो रहा है साउंड, ऐसा साउंड आपके फेफड़े से आवाज़ सुनाई देंगे। उसके बाद आपका जो फेफड़ा है वो ज़्यादा मात्रा में कफ बनाना शुरू कर देगा, म्यूकस बनाना शुरू कर देगा और म्यूकस ज़्यादा बनाने की वजह से वो रात में सबसे ज़्यादा म्यूकस बनाएगा। क्यों? क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीज रहता है। कॉर्टिसोल लेवल क्या होता है? ऐसा हार्मोन जो हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा करता है, चिंता पैदा करता है, तो वो कम रहता है। तो उस समय हमारे फेफड़े में ज़्यादा म्यूकस बनता है, ज़्यादा आपके कफ बनता है, जिसकी वजह से आपको नाइट में ज़्यादा ये अटैक आता है अस्थमा का, खांसी का, तो नाइट में ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ विटामिन जो कि अस्थमा को ठीक करने के काम आते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है जो आपके अस्थमा को ठीक करता है, आपके बॉडी में जितने भी क्रॉनिक टाइप के लंग डिजीज है सबको ठीक करता है। इसमें क्या होता है कि जब आप सन के एक्सपोजर में जाते हो, सनलाइट आपके बॉडी में पड़ता है तो हमारे बॉडी में सीकोस्टेरॉइड नाम का हार्मोन जनरेट होता है जो सन के एक्सपोजर में आने के बाद में होता है। तो सीकोस्टेरॉइड हार्मोन हमारे बॉडी में जनरेट होता है जो कि हमारे लंग्स के कैंसर या अस्थमा जैसे बीमारी को ठीक करता है। स्टडीज में पाया गया है कि 74% के जो पेशेंट हैं उनमें विटामिन D3 की कमी की वजह से अस्थमा होता है। तो इसकी कमी को पूर्ति इस तरीके से किया जा सकता है कि हम विटामिन D3 सप्लीमेंट लेंगे। 20,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 सप्लीमेंट खा सकते हो मेडिकेशन के फॉर्म में। और दूसरा है जिसमें 25 mg डेली विटामिन D3 रहेगा और साथ में विटामिन
विटामिन K2 मिक्स करके आपको लेना है, जिससे आपके जल्दी से जल्दी इन्फ्लामेशन में ठीक होगा। आपको फ्रेश एयर में अपने आप को रखना है, फ्रेश एयर का कंजम्पशन करना है बोलो, या फ्रेश एयर में ब्रीथिंग करना है। डेली आपको 45 मिनट वॉक करना है और वहां जाकर के आपको फ्रेश एयर लेना है और विटामिन D3 के सनलाइट के एक्सपोज में रहना है। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी में क्या होता है कि हम विटामिन सी डेली अपने डाइट पे भी ले सकते हैं। जब भी हम कुछ वेजिटेबल, सलाद हो गया, कैबेज हो गया, इन सबको हम लोग विटामिन सी के फॉर्म में खा सकते हैं। तो हमको ये सब रेगुलरली खाना चाहिए। और साथ में विटामिन सी के कंजम्पशन से क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज है, हॉर्मोन्स, कॉर्टिसोल क्या कराता है, हमारे जो लंग्स है, लंग्स के जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स में स्पाज्म कराता है, तो उसके स्पाज्म को वो रिड्यूस करता है विटामिन सी। हमारे मसल्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, नॉर्मल करता है। तो इस तरीके से आप विटामिन सी खा सकते हैं। विटामिन सी आपको ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप नेचुरल विटामिन सी खाएं, ना कि आप हॉस्पिटल से खरीद के, या तो एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में आता है, ईजिली आपको फार्मेसी में मिल जाता है, हॉस्पिटल में मिल जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड खाओगे तो वो आपके फायदा का नहीं है। लेकिन आप नेचुरली विटामिन सी खाते हो, जैसे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, आंवला में है, तो नेचुरली विटामिन सी क्या करेगा कि आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, वो इंप्रूव कराएगा और आपके हेल्थ को, आपके जो पर्टिकुलर लंग्स है, उस सबको ठीक कराएगा। इन्फ्लामेशन हो रहा है लंग्स में, वो सब ठीक होगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का कंजम्पशन करना चाहिए, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे माइंड को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि हम ये काम करें, ये ना करें। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस हमारे बॉडी में एनर्जी जनरेट कराने का काम करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं जो हमको खाना चाहिए। और साथ में हम जितना अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा उसमें यूज होता है। हमारे मसल्स में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, वो यूज होता है और फिजिकल एक्टिविटी कराने में वो हेल्प कराता है। तो फिजिकल एक्टिविटी तब अच्छा होगा जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो गए हमारे बॉडी में। तो अस्थमा के केस में अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए हैं तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स खाने चाहिए। आपको पोटेशियम सिट्रेट 100 mcg खाना चाहिए, आपको मैग्नीशियम सिट्रेट 100 mcg खाना चाहिए और कैल्शियम लैक्टेट 75 mcg खाना चाहिए। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हाई क्वालिटी के इलेक्ट्रोलाइट्स आप घर पे मंगा सकते हो। मंगाने के बाद इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स को आप डेली 1 ग्लास ऑफ वाटर में मिक्स करके आप उसको पी सकते हो। इससे क्या है, आपकी जो बॉडी में जो मसल्स हैं उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी और आपको अस्थमा जैसे अटैक हो गया या तो कोई ऐसा सीवियर अटैक हो गया, क्रॉनिक डिजीज हो गई, इन सबसे लड़ने की क्षमता मिलेगी। तो आपको डेली 1 से 2 चम्मच पीना है। उसके बाद नेक्स्ट होता है, फोर्थ है आपका ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपके कॉड लिवर ऑयल में इजीली मिल जाता है। और जो फिश खाते हैं तो फिश में ओमेगा 3 की मात्रा सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है। तो ओमेगा 3 में सबसे ज्यादा DHA और EPA पाया जाता है, जो रिचेस्ट सोर्स है आपका ओमेगा 3 का। और इसमें रेटिनॉल नाम का हार्मोन पाया जाता है। रेटिनॉल क्या काम कराता है, जब आप अस्थमा से अटैक हुए हो तो अस्थमा में क्या होता है, आपका ब्रोंकियल्स जो रहता है डैमेज हो जाते हैं, म्यूकस जो रहता है ब्रोंकियल्स में वो डैमेज हो जाते हैं। तो रीजनरेट कराता है, उसको वापस से जनरेट कराता है, फॉर्म बनाता है, नया बनाता है ब्रोंकियल्स को। तो म्यूकस में जो टिश्यूज है वो सबको नया रीजनरेट कराने का काम करता है आपका रेटिनॉल। उसके बाद ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यूनिटी के रिएक्शन से प्रिवेंट करता है। जैसे कि आपकी इम्यूनिटी रिएक्शन होता है, आप जैसे कि अस्थमा वाले पेशेंट को क्या होता है कि वो कोई पॉलन ग्रेन हो गया, कोई जानवर हो गए, पेट एनिमल्स हो गए, उसके बाल हो गया, या कोई फ्लावर्स हो गया, इन सब के कांटेक्ट में आते हैं या डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका जो बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम रहता है वो रिएक्ट करता है और उनको छींकना या खांसी आता है। तो ये जो आपका ओमेगा 3 है वो हेल्प करता है, ये इम्यूनिटी रिएक्शन से आपको छींकने और खांसने के लिए ट्रिगर नहीं करता है। उसके बाद लास्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोटेरिनोल्स बोलते हैं। टोकोटेरिनोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में, आपके बॉडी के स्कार टिश्यू, आपके बॉडी इन द सेंस आपके ब्रोंकियस के स्कार टिश्यू को फॉर्म कराने में और अस्थमा को ठीक करने में। क्रॉनिक से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है या अस्थमा हो रहा है, सबको ठीक करने का काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रिड्यूस कराता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या होता है, सेल का डैमेज होता है, तो सेल के डैमेज होने से बचाता है। और साथ में आप इसको डेली 300 mcg खा सकते हो, जो कि टैबलेट के फॉर्म में भी आता है। और साथ में आप इसको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में भी रहते हैं, उसमें भी खा सकते हो, जैसे कि एवोकाडो हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तियों वाले जो साग सब्जियां होती हैं उनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस तरीके से आप इतने सारे विटामिन जो मैंने बताया आपको खा करके आप अस्थमा को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हो। आज के हम टॉपिक में हमने डिटेल में देखा कि अस्थमा में क्या होता है और कैसे सिम्टम दिखते हैं, क्या कारण होता है और
कितने विटामिन हैं जिससे हम अस्थमा को ईजिली ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।